आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन लेंगे और इसमें जो प्रीवियस पास्ट पेपर्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो हम एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे। वो कैसे ओपन होगा? यहाँ पे आप लिखें एक्सेल, ये आपके सामने एक्सेल आ जाएगा। एक्सेल का बेसिकली पर्पस क्या होता है? एक्सेल के अंदर बेसिकली हम कैलकुलेशंस वाले काम सर अंजाम देते हैं। ठीक है। वर्ड में हम क्या करते थे? वर्ड के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। हम लेटर्स बना लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं। लेकिन जो कैलकुलेशन जहाँ पे होनी होती है वहाँ पे फिर हम वर्ड के अंदर काम नहीं कर सकते। जहाँ पे फार्मूलाज वगैरह फंक्शन वगैरह लगाने होते हैं वहाँ पे फिर हम जाते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है। यानी कि फर्ज करें मैंने अपने मंथली इनकम और एक्सपेंसेस का चार्ट बनाना है कि मेरे इस महीने में कितने इनकम एक्सपेंसेस वगैरह हुए हैं, या मेरी मंथली सेल्स कितनी हो रही है, उससे कोई ग्राफ्स चार्ट्स वगैरह बनाने हैं, तो फिर मैं एक्सेल में जाऊंगा। फिर मैं वर्ड के अंदर काम नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसमें आप जाएंगे ब्लैंक वर्कबुक में, इस पर क्लिक करें। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं इसके इंटरफेस का। इसका इंटरफेस डिफरेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। आप देख सकते हैं इसमें ये बॉक्स वगैरह बने हुए हैं, खाने बने हुए हैं। ठीक है। तो ये कॉलम्स बने हुए हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी एंड सो ऑन। और ये रोज हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये मतलब इसमें अगर आप यहाँ पे एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डाउन एरो की, ये दबाएं तो आपको ये पता लग जाएगा आखिरी रो की वैल्यू क्या है। ये 10 लाख से ऊपर जाती है रो, मतलब इतना ज्यादा इसमें रोज हैं इसके अंदर। दोबारा फिर कंट्रोल प्लस अप एरो की दबा दें तो ये आप फर्स्ट रो में आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप राइट साइड पे जाएं तो आपको कॉलम्स की तादाद भी अच्छी खासी मिलेगी। ये मतलब मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगाता हूँ, उससे हमें आइडिया हो जाएगा। तो ये 16,384 कॉलम्स हैं इसके अंदर। ठीक है। रोज कितनी है हमारे पास? टोटल 10,48,576। और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? 16,384। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ये इसको मैं जूम इन कर रहा हूँ जैसे वर्ड के अंदर किया था हमने, बिल्कुल वैसे ही इसको हम यहाँ पर भी जूम इन कर सकते हैं। या कंट्रोल प्लस अप माउस व्हील प्रेस करें तो तब भी ये हो जाता है। तो ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ये इसके अंदर लिखे हुए हैं। अच्छा, ये जो बॉक्स बने हुए हैं इनको हम कहते हैं सेल। तो हर सेल का एक खास एड्रेस होता है। ये एड्रेस आपको नजर आएगा यहाँ पे, ये इस जगह पे, इसको कहते हैं नेम बॉक्स। आप जिस सेल पे भी क्लिक करें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो उसका एड्रेस क्या आ रहा है? D7। इसका एड्रेस क्या आ रहा है? F4। और इसका एड्रेस क्या आ रहा है? H8। तो ये एड्रेस कैसे बनाता है? ये पहले उसका कॉलम देखता है, फिर उसकी रो देखता है। यानी इसका कॉलम कौन सा है? H है। और इसकी रो कौन सी है? 8। तो इस सेल का एड्रेस क्या हो गया? H8। इसी तरह मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका एड्रेस क्या बनेगा? C4। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका एड्रेस क्या बनेगा? E2। अब ये हो गया इसका कॉलम्स, रोज, सेल। और उसके बाद फिर हम एक और इसमें नई चीज है, वो ये है फार्मूला बार। ये फार्मूला बार है, यहाँ पे आप लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला बार के अंदर हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 10 लिखा है, यहाँ पे 20 लिखा है। तो अभी आप देखें ये जो सेल, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फार्मूला बार के अंदर भी 10 ही लिखा आ रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो फार्मूला बार के अंदर 20 लिखा आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे ये सारी वैल्यूज लिखी आ रही हैं, मतलब जो हमने सेल के अंदर लिखा है वही चीज फार्मूला बार के अंदर लिखी आ रही है। लेकिन अगर मैं कोई फार्मूला लगाता हूँ, फार्मूला लगा कैसे लगाते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल ये दो वैल्यूज को हमने ऐड करना है, इसका फार्मूला लगाना है हमने। मैं इक्वल टू लिखूंगा और उसके बाद फार्मूला जब भी लगाना है सबसे पहले इक्वल टू लिखना है आपने।
इक्वल टू नहीं लिखेंगे तो वो उसको फार्मूला नहीं समझेगा। तो इक्वल टू लिखें, उसके बाद इस सेल का एड्रेस लिखें, इस सेल का एड्रेस है E3 प्लस दूसरे सेल का एड्रेस लिखें, इसका एड्रेस क्या है E4। एंटर करें तो अब ये रिजल्ट इसका क्या आ गया 30। तो इस सेल पे क्लिक करें तो इसका रिजल्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ फार्मूला बार में जाए तो यहाँ पे इसका फार्मूला लिखा आ रहा है। तो ये पर्पज है फार्मूला बार का, ठीक है। ये आप फार्मूला यहां पर भी दोबारा ओपन कर सकते हैं, डबल क्लिक करें यहाँ पे, या आप F2 प्रेस कर दें तब भी आ जाएगा, या आप यहाँ पे फार्मूला बार पे जाके क्लिक कर दें तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला बार है, उसमें ये इसका मतलब इनिशियल इंट्रोडक्शन है। उसके अलावा ये नीचे शीट होती है, हम यहाँ पे मजीद शीट्स भी ऐड कर सकते हैं। शीट समझ लें एक नया पेज है, जितनी चाहें आप शीट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपका जो डाटा है वो पड़ा हुआ है शीट 1 के अंदर, बाकी शीट्स आपने यहाँ पे एडिशनल ऐड करनी है। इस पर राइट क्लिक करें, ये शीट डिलीट भी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये उसके अब ये रिबन है इसका, इसको हम रिबन कहते हैं। ये जो फुल स्क्रीन मोड है, ये फुल स्क्रीन मोड आ गया, और यहां से हम दोबारा इसको ऑन कर लेते हैं। शो टैब्स ओनली, ये सिर्फ टैब्स आना शुरू हो गई हैं। और ऑलवेज शो रिबन, ये रिबन आ गया सारा। मतलब ये सारा जो आप देख रहे हैं ये ऑप्शंस वगैरह, इसको हम रिबन कहते हैं। रिबन में ऊपर सबसे ऊपर टैब्स हैं, ये फाइल टैब है, ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट, ये सारी टैब्स हैं। जस्ट लाइक MS वर्ड, वहां पर भी ये टैब्स थी। और फिर हर टैब के अंदर ये ग्रुप्स बने हुए हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, एंड सो ऑन। तो इसमें इस एक ग्रुप के अंदर फिर कमांड्स हैं, लाइक ये फॉन्ट का ग्रुप है और इसके अंदर ये कमांड है फॉन्ट की, फिर ये फॉन्ट साइज है, फिर ये मुख्तलिफ और ऑप्शन है। तो हम एक थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन लेते हैं, छोटा सा, मतलब ये फॉन्ट ग्रुप के बारे में और ये अलाइनमेंट के बारे में, ठीक है। अगर आप ये दो चीजें कवर कर लें, फॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप, तो काफी सारे आपका जो है ना काम, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक छोटी सी शीट बनाते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट करें, लिखते हैं रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, और उसके बाद उसकी क्लास, उसके मैट्रिक के मार्क्स, ये डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक के मार्क्स, और उसके बाद उसकी एडमिशन फी, एंटर। अब ये उसमें नेक्स्ट अब ये चीज सीखेंगे कि अगर अपने कॉलम्स की विड्थ वगैरह कम ज्यादा करनी हो तो वो कैसे करेंगे। आप यहाँ पे माउस लेके जाएं यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर, और यहाँ से माउस को दबा के, क्लिक को दबा के इसकी विड्थ को कम ज्यादा कर लें, ठीक है। और ये देखें, डबल क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली जो उसका डाटा होगा उसके मुताबिक उसका साइज कर देगा। ये मैं डबल क्लिक कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली उसके डाटा के मुताबिक उसका साइज कर रहा है। जिस तरह से आप कॉलम्स की विड्थ चेंज कर रहे हैं, इसी तरह से रोज की हाइट भी चेंज की जा सकती है, बिल्कुल इसी तरीके से। एक तरीका तो ये है कॉलम्स की विड्थ वगैरह चेंज करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप इस कॉलम के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। किसी भी कॉलम को ऐसे सेलेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करें, और ये है कमांड है हमारे पास कॉलम विड्थ, इस पे क्लिक करें। ये विड्थ कितनी आ रही है 5.14, इसको फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 10। इस तरीके से भी विड्थ चेंज की जा सकती है। इसी तरह ये रो है, इन रोज की हाइट भी चेंज की जा सकती है। रो को सिलेक्ट करें, इस पे राइट क्लिक करें, रो हाइट, और फॉर एग्जांपल इसको मैंने कर दिया 20। तो ये रो की हाइट इस तरीके से चेंज की जा सकती है, ठीक है। अगला काम यह है कि हम देखते हैं कि इसके बॉर्डर्स कैसे लगाएंगे हम। पहले हम उसमें कुछ डाटा एंटर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 है, अली है, इसका फादर का नाम क्या है, अहमद है, और ये डेट ऑफ बर्थ का डाटा हमने कैसे एंटर करना है। हम पहले लिखेंगे डे, फॉर एग्जांपल 25 डैश, उसके बाद मंथ, उसके बाद उसका ईयर, फॉर एग्जांपल 2009,
तो ये डेट ऑफ बर्थ आ गई, उसके पास मार्क्स हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 810, और एडमिशन फॉर एग्जांपल ये उसकी एडमिशन फीस हमने लिख दी। इसी तरह इसमें मैं कुछ और डाटा एंटर कर लेता हूँ। ये मैंने कुछ डाटा इसमें एंटर कर लिया। अब हम इसके लगाएंगे बॉर्डर्स। अभी बॉर्डर्स इसके अगर आप देखें तो ये लाइनें तो आ रही हैं ऑलरेडी, लेकिन ये जो लाइनें हैं ये प्रिंट में नहीं आती। आप फाइल में जाएं, यहाँ पे प्रिंट कमांड में जाएं, तो ये देखें आपका जो रिजल्ट आ रहा है ना वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसको मैं जूम इन करता हूँ, ये देखें इसमें यहाँ पे वो बॉर्डर्स वगैरह लाइनें वगैरह नहीं नजर आ रही यहाँ पे। तो आप इसको सिलेक्ट करें, सारा आपका जो डाटा है उस यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पे आप जाएं बॉर्डर्स में, और यहाँ पे लगा दें ऑल बॉर्डर्स। ये आपने वर्ड के अंदर भी सीखा था आप लोगों ने। ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करें तो ये सारे बॉर्डर्स लग गए। अब आप दोबारा फाइल में जाएं, प्रिंट में जाएं, और यहाँ पे देखें अब ये बॉर्डर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये जो ऑलरेडी ये जो लाइनें लगी हुई है ना, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, ये प्रिंट नहीं होती। प्रिंट करने के लिए आपको बॉर्डर्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब बॉर्डर्स में मैं दोबारा इसको नो बॉर्डर कर देता हूँ। बॉर्डर में अगर फॉर एग्जांपल एक सेल को क्लिक करता हूं मैं, हम इसका अलग से बॉटम बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ये देखें, हम इसका अलग से टॉप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर। इस वक्त इसका बॉटम और टॉप लगा हुआ है। अगर हम दोबारा बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा, बल्कि लगा हुआ है। तो अगर हटाना है तो फिर आई थिंक इसको दोबारा फिर नो बॉर्डर करना पड़ेगा आपको। ये नो बॉर्डर हो गया। इसी तरह फिर इसमें और ऑप्शंस हैं, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स और इनसाइड थिक आउटसाइड बॉर्डर्स। अगर आप इसको दोबारा सेलेक्ट करें और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटसाइड बॉर्डर्स, तो ये सिर्फ बाहर के बॉर्डर्स लग गए। ये भी मैंने समझाई थी आपको, MS वर्ड के अंदर ये चीज समझाई थी। और उसके बाद ये देखें और स्टाइल्स हैं बॉर्डर्स के। बॉटम डबल बॉर्डर, डबल इस पे क्लिक करें तो ये नीचे डबल बॉर्डर लग गया, ये देखें। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ इसमें ऑप्शन हैं बॉर्डर्स के। और अगर आप अपनी मर्जी का बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से लाइन कलर चूज कर लें। ठीक है, ये पेंसिल आ गई है, पेंसिल को आप एस्केप दबा दें। पेंसिल नहीं चाहिए अभी फिलहाल हमें, हमने सिर्फ लाइन कलर सेलेक्ट करना था। उसके बाद लाइन स्टाइल सेलेक्ट कर लें आप, कैसा लाइन कलर होना चाहिए। ये आ गया, ये फिर पेंसिल आ गई, इसको खत्म कर दें फिलहाल। और उसके बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इसका लाइन वेट कहाँ पर है। मोर बॉर्डर्स पे चलते हैं। ये बस यही है, स्टाइल्स हैं, कलर्स हैं, और यही है। आपको अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप फॉर एग्जांपल फुल बॉर्डर लगाना चाहते हैं, यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स, तो जो जो आपने वो सिलेक्ट किया था बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर, वो सारा अप्लाई हो गया इसके ऊपर। तो इस तरीके से आप बॉर्डर्स लगाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हम फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे। आप सिंपली अगर फॉर एग्जांपल ये सबका फॉन्ट चेंज करना है, सबको सिलेक्ट करें और यहाँ पे फॉन्ट चेंज करते हैं इसका। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल है इसमें कोई प्रॉब्लम है। और इसी तरह अगर आपने इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है तो आप फॉन्ट साइज चेंज कर दें इस तरीके से। यहाँ से एकदम आप फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। और ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आप लोग जानते हैं। और ये फिल कलर है और ये उसका फॉन्ट कलर है। ठीक है, फिल कलर और
फॉन्ट कलर, इस तरीके से। तो ये सारा मैंने आपको करवा दिया फॉन्ट वाला ग्रुप। अब हम ये देखते हैं अलाइनमेंट कैसे होती है। मैं इसका दोबारा फिर जरा फॉन्ट को ही बेहतर कर देता हूँ, और बस ठीक है, ये सही है। अब देखें, नेक्स्ट है अलाइनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अलाइनमेंट में जाएं, ये 6 तरह की अलाइनमेंट आपको नजर आ रही होगी। ये जो 3 ऑप्शंस हैं ये हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और ये जो 3 ऑप्शंस हैं ये वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि जो लेफ्ट और राइट के दरमियान वो कहाँ पे आना चाहिए, लेफ्ट पे आए, सेंटर में आए, या राइट में आए। ये 3 ऑप्शंस हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में। और वर्टिकल का मतलब है कि टॉप पर आए, या मिडल में आए, या बॉटम पे आए, वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इस तरीके से आप ये अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें फिर ये टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन होता है, ओरिएंटेशन का। अगर आप चाहें तो आपको जो टेक्स्ट है वो किसी एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इस तरह से। वर्टिकल टेक्स्ट आ गया, ये वर्टिकल टेक्स्ट आप देखें तो ये इस तरीके से लिखा हुआ, ठीक है। और रोटेट टेक्स्ट इस तरह से हो गया, ये देखें, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है यानी कि टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो मैं इसको वापस फॉर्मेट सेल में जाएं, और यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन है, इसको वापस आप 0 डिग्री पे करते हैं, ठीक है। 0 डिग्री पे करेंगे तो फिर ये वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा। तो यहां से आपने टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज की। उसके बाद हाँ, नेक्स्ट जो है वो मर्ज सेल्स। यहां पर भी मर्ज का ऑप्शन है, यानी कि फर्ज करें ये टॉप पे आप देख रहे हैं ये वाली रो, बल्कि मर्ज से पहले हम एक और काम करते हैं कि इसमें नया रो अगर ऐड करनी है तो वो कैसे ऐड करेंगे, नई रो या नया कॉलम ऐड करना तो वो कैसे करेंगे। इसमें मुझे यहां पे एक नई रो चाहिए, तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा, इंसर्ट शीट रोज। तो ये देखें, आप यहाँ पे जितनी चाहे रोज ऐड करते चले जाएं, या यहाँ पे शायद राइट क्लिक पे भी ऑप्शन हो, राइट क्लिक इंसर्ट, क्या इंसर्ट करना है जी, रो इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो ये रो आ गई। इसी तरह से अगर आपने कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पे आप जाएं इंसर्ट शीट कॉलम, तो ये नया कॉलम यहाँ पे आ गया। और राइट क्लिक पे भी आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट, यहाँ पे एंटायर कॉलम, तो इस तरीके से इसमें नया कॉलम आ गया। अगर डिलीट करना है तो सिंपली यहाँ पे डिलीट पे जाए और डिलीट शीट कॉलम, ठीक है। राइट क्लिक पे भी ऑप्शन है डिलीट का, डिलीट शीट कॉलम, एंटायर कॉलम। और इसी तरह अगर रो डिलीट करनी है तो डिलीट शीट रो, और राइट क्लिक पे भी ऑप्शन है डिलीट का, यहाँ से एंटायर रो। तो इस तरीके से आप इसमें न्यू रोज और न्यू कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग रोज कॉलम्स को डिलीट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें एक नई रो ऐड कर लेता हूं। यहाँ पे इन सारे सेल्स को मैंने इकट्ठा करके एक सेल बनाना है, मर्ज करना है इनके। तो मैं इन सबको पहले सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर ये ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का, यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये देखिए एक सेल बन गया। ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तकरीबन हर क्वेश्चन में ये कमांड आएगी, बार बार आएगी, उसका आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ये स्प्लिट जो मर्जिंग है ये खत्म करनी है तो इस पर क्लिक करें और दोबारा इस पर क्लिक कर दें, ये खत्म हो जाएगा। स्प्लिट का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, इसमें स्प्लिट का ऑप्शन नहीं है, मर्ज ही है। मर्ज करें या बाद उसको अनमर्ज कर दें, बस यही ऑप्शन है। फिलहाल मैं मर्ज पे क्लिक कर देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, और इसका मैं जरा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है, और बोल्ड कर देते हैं। तो यहां तक कोई क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसमें कुछ इसको सेव कैसे करना है, हाँ सेव देखें कैसे होगा। फाइल में जाएं, सेव कहां करना है सेव, आपने ब्राउज डेस्कटॉप, यहां पे अपना रोल नंबर लिखेंगे आप। फॉर एग्जांपल मैंने ये कुछ रोल नंबर लिख दिया अपना। जब आप एग्जाम में ये काम करेंगे तो आपने अपना रोल नंबर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सेव बिल्कुल वैसे ही होना है जैसे आपने वर्ड में किया था। तो अगर बाद में आप कोई चेंजेस वगैरह करते हैं लाइक दिस, कुछ भी चेंजेस करते हैं तो बाद में फिर उसको जाके सेव लाजमी करना है।
एक दफा सेव करने से उसकी अगली चेंजेस सेव नहीं होती, बाद में कोई भी चेंजेस करनी है दोबारा फिर जाके उसको फाइल में जाके सेव करना है। पहली दफा सेव करेंगे तो आपसे पूछेगा नाम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, एंड जब भी आप दोबारा सेव करेंगे तो फिर नाम नहीं पूछेगा, वो उसी नाम से उसी लोकेशन पे सेव कर देगा उसमें जो भी चेंजेस हुई हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे फार्मूला कैसे लगाते हैं इस तरह। एक छोटी सी एग्जांपल तो मैंने आपको दे दी है, अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे सामने एडमिशन फीस है, हम इसका टोटल करना चाहते हैं कितना है। इसका फार्मूला बहुत सिंपल है, फार्मूला भी कहते हैं फंक्शन भी कहते हैं। आप इक्वल टू लिखेंगे, सम, सम जो है ना आपका फंक्शन है, बना बनाया पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। आप लिखेंगे सम ब्रैकेट स्टार्ट, और फर्स्ट सेल कौन सा है जहां से आपने सम करना है, H5, उसके बाद कॉलन लिखेंगे, और आखिरी सेल कौन सा है जहां तक सम करना है, H8, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये आपका सम आ गया। ठीक है, सिंपल है। दोबारा देखेंगे कैसे किया मैंने। सबसे पहले इक्वल टू लिखना लाजमी है, नहीं लिखेंगे तो उसको फार्मूला फंक्शन के तौर पे नहीं पहचानेगा। फिर क्या लिखेंगे, सम ब्रैकेट स्टार्ट, पहला सेल कौन सा है, H5, कॉलन, दूसरा आखिरी सेल कौन सा है, H8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला फंक्शन, ये आपके हर एक्सेल के क्वेश्चन में आएगा ये, तो इसको गौर से समझ लें। ठीक है, एंटर करें तो ये आपके पास क्या रिजल्ट आया, 15,500। और अगर आप यहाँ फार्मूला बार में देखें तो यहाँ पे आपको ये उसका फार्मूला लिखा नजर आ रहा होगा। अब इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे भी खुल जाएगा ये, इस फार्मूले को चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, जिस तरह सम का फंक्शन है इसी तरह और भी बहुत सारे फंक्शन है। एक और फंक्शन है एवरेज, बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। आप इस तरीके से भी सिलेक्ट भी कर सकते हैं, बजाय आप खुद से सेल एड्रेस लिखें, आप पूरी रेंज उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, वो खुद ब खुद एड्रेस लिख देगा। तो इसको ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें, तो ये इसकी एवरेज निकल आई। ठीक है, इसी तरह एक और फंक्शन है, उसका नाम है मैक्स। क्या नाम है, मैक्स का मतलब है मैक्सिमम, सबसे बड़ी वैल्यू। इसको ये भी वैसे ही काम करता है, मैक्स लिखें और ये सारे उसको सेल एड्रेस बताएं, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर कर दें, तो ये मैक्स वैल्यू निकल आई। मैक्स वैल्यू क्या है इसके अंदर, 4,700। इसी तरह एक और फंक्शन है, जिस तरह मैक्स है इसी तरह कौन सा फंक्शन है, मिनिमम। तो इसको ये भी वैसे ही काम करेगा, इसको ब्रैकेट क्लोज करें तो ये मिनिमम वैल्यू निकल आई। क्या निकली है, 3000। और इसी तरह एक और फंक्शन है काउंट, काउंट का मतलब होता है गिनना। तो आप इसको वैल्यूज काउंट करनी है, आप कितनी वैल्यूज हैं इसके अंदर, 4 वैल्यूज है ना इसके अंदर, तो ये 4 इसका आंसर आ गया। इसी तरह एक और फंक्शन है काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक कि इसमें से कितने सेल खाली हैं, खाली तो कोई भी नहीं है इसमें से। एंटर करें, ये क्या आंसर आया, 0, कि इसमें कोई सेल खाली नहीं है। अगर मैं यहां पे जाके कोई सेल फॉर एग्जांपल डिलीट कर देता हूं लाइक दिस, तो आप देखें काउंट की वैल्यू क्या आ रही है, 3, और काउंट ब्लैंक की वैल्यू क्या आ रही है, 1। ये पॉइंट समझ आया कि अब हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, यहाँ पे 3 है और ब्लैंक वैल्यूज कितनी है, 1। समझ आ रही है। और इसी तरह आप देखेंगे इसी सम की वैल्यू भी चेंज हुई है, एवरेज की वैल्यू भी चेंज हुई है, और इसी तरह मैक्सिमम की और मिनिमम की वैल्यूज भी चेंज हुई हैं। तो ये बात समझ आई, क्यों भाई। तो ये 6 फंक्शंस आपने याद रखने हैं, ये नहीं भूलने हैं आपने। कौन कौन से, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट और काउंट ब्लैंक। ये अगर आप ये 6 फंक्शन याद कर लेंगे, उम्मीद है इससे बाहर कोई फंक्शन नहीं आएगा। और इसके अलावा समटाइम्स ऐसे होता है, मैं यहाँ पे ये वैल्यूज लिख देता हूँ इसकी। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें खुद से कोई फार्मूला लगाना पड़ता है। ये जो 6 फंक्शन बताया ना मैंने आपको, ये तो बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से डिफाइंड है। लेकिन समटाइम्स हमें कोई अपनी मर्जी से कोई फार्मूला लगाना पड़ता है। यानी फर्ज करें ये इसके मैट्रिक के मार्क्स हैं, ठीक है, और मैट्रिक में मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 1100 होते हैं। तो हम यहाँ पे 1100 लिख देते हैं, और ये नीचे भी जहां तक उसकी वैल्यू, सबके मैक्सिमम सेम होंगे ना।
अच्छा ये देखिए, मैं बार बार वैल्यूज इसके अंदर लिख रहा हूं। एक ऐसा तरीका है कि मैं सिंपली पहली वैल्यू लिखूंगा और नीचे जो है ना ऑटो फिल हो जाए सारी वैल्यू। वो कैसे होगा? आपने पहली वैल्यू लिख ली, अब ये इस पे माउस लेके जाए नीचे वाले कोने में, ये देखें इसकी शक्ल चेंज हो गई। यहां पे इसकी शक्ल देखें कैसी है माउस की, और जब आप नीचे वाले कोने में माउस लेके आते हैं तो ये देखें इसकी शक्ल चेंज हुई। ये वाली जब शक्ल आ जाए तो माउस पकड़ के इसकी क्लिक पकड़ के नीचे खींच दें, तो ये सारा नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। क्लियर? इसको हम कहते हैं फिल करना उसको। अब हमने निकाली इनकी परसेंटेज। परसेंटेज में क्या होगा कि इसके ऑब्टेन मार्क्स हैं उसको डिवाइड किया जाएगा मैक्सिमम मार्क्स पे और उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसका कोई हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, ये हमने फंक्शन खुद लिखना है, इसका फॉर्मूला खुद लिखना है इसका। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल टू तो लाजमी है। उसके बाद हमें क्या करना है, मैट्रिक मार्क्स उसका सेल एड्रेस क्या है G5, उसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? मैक्सिमम मार्क्स है, उसका सेल एड्रेस क्या है I5, फिर मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। तो ये कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं लिखा आपने, ये आपने मर्जी से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपनी मर्जी का फॉर्मूला बना दिया। ये फॉर्मूला समझ आया आपको? G5 के अंदर क्या है मैट्रिक मार्क्स, I5 के अंदर क्या है मैक्सिमम मार्क्स, और मल्टीप्लाई 100 आपने खुद कर दिया। परसेंटेज ऐसे निकल रही है ना। एंटर करें तो ये परसेंटेज क्या आ गई 73.6 समथिंग। अब इसी तरह यहां पर भी हमने फॉर्मूला लगाना है, यहां पर भी लगाना है, यहां पर भी लगाना है, सबके निकालिए ना परसेंटेज। कल हमने जो वर्ड का लेक्चर लिया था उसमें आपको याद होगा मैंने ये काम किया था, डिफरेंस निकाला था और मैंने सारे सेल्स का अलग-अलग फार्मूला लगाया था। लेकिन यहाँ पे ये आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इस सेल को नीचे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने 1100 को किया था बिल्कुल वैसे ही। अब इसके ऊपर माउस लेके जाएं, नीचे वाले कोने में लाएं माउस को, जब ये वाली शक्ल आ जाए पॉइंटर की उसको नीचे खींच दें ऐसे। ठीक है, माउस छोड़ें, देखिए ये सारी परसेंटेजेस निकाल दी उसने, सारा फार्मूला उसने नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया। ये बहुत बड़ी आसानी है एक्सेल की। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज गौर करने वाली, इसको जरा गौर से समझें। यहाँ पे आपने क्या फार्मूला लिखा था, यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ये G5 डिवाइड बाय I5 मल्टीप्लाई बाय, यहां पे क्लिक करें, यहां पे क्या लिखा आ रहा है ये देखें G6 ओवर I6। उसने खुद ही फार्मूला चेंज कर दिया है। ऊपर वाले में कौन से सेल थे और नीचे वाले में कौन से सेल है? जब आप कोई फार्मूला नीचे फिल करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वो उसके सेल एड्रेस खुद ब खुद चेंज कर देता है। ये इसका एडवांटेज है। ठीक है, और यहां पे कौन से सेल है देखें जरा, यहां पे कौन से हैं? तो ये इसकी आसानी है। मतलब यहां पे ये जो 1100 को हमने किया था ना कॉपी पेस्ट, ये कोई फार्मूला तो नहीं था, ये सिंपल वैल्यू थी ना। लेकिन यहां पे क्या कॉपी पेस्ट हुआ है? फार्मूला। तो फार्मूला जब भी कॉपी पेस्ट होता है तो एक्सेल खुद ब खुद उसके सेल एड्रेस चेंज कर देता है। तो ये बात अपनी याद रखनी है। ठीक है, अब आप इस तरह का कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। मैं नई शीट बनाई है एक, आपको याद होगा कल जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने लिखा था बजट और एक्चुअल, ये दो खाने बनाए थे हमने और इसमें कुछ वैल्यूज लिखी थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 500 है और एक्चुअल कितना लग गया 578, यहाँ पे बजट कितना था इतना था और हमारा कितना लग गया इतना लग गया, और इसी तरह से यहाँ पे बजट कितना था हमारा और लगा कितना इतना लग गया। अब इसका डिफरेंस निकालना है हमने, एक्चुअल में से बजट को माइनस करना है। तो आप मुझे बताएं फार्मूला क्या लगाऊं यहाँ पे, मुझे आप बताएं। इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखूं? नहीं, आपने किसको किस में से माइनस करना है? एक्चुअल का एड्रेस क्या है सेल का D3, आगे क्या लिखूं? माइनस, उसके बाद क्या लिखूं? C3। शाबाश, सिंपल ये फार्मूला है। तो फार्मूला लेके आप एंटर कर दें तो देखिए क्या आंसर आया 0। आप क्या करें, इस फार्मूले को नीचे ड्रैग कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये कर दें, ये सबके आंसर निकल आए। ठीक है, इजी है। अब आप कोई फार्मूला वगैरह लगा देंगे अपनी मर्जी का, सिंपल है। ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं अपने पास पेपर्स पे और जो जो क्वेश्चंस
आए हैं उनको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जी ये देखें आप, ये क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिपेयर द फॉलोइंग शीट इन द सेम फॉर्मेट। ये फॉर्मेट आप देख रहे हैं, ये फॉर्मेट बनाना है। तो हम ये बाकी टास्क पे बाद में चलते हैं, पहले हम ये जो है ना पैटर्न बनाते हैं। हम एक नई शीट लेते हैं, जूम इन करते हैं और यहाँ पे ये लिखते हैं हम अमेरिकन। अब ये जो पहला सेल है ना, इसने मर्ज किया हुआ है, 1 2 3 4 5 सेल्स को मिला के मर्ज किया हुआ है। फिर मर्ज बाद में करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं। क्या लिखा है जी? अमेरिकन कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये पहले सेल में हम लिख देते हैं, ठीक है। अब ये डाटा इसका ज्यादा था, सेल छोटा था इसका, ये चीज जरा गौर करें। मैंने इस सेल में ये पूरा टेक्स्ट लिख दिया है, आप फॉर्मूला बार में देखें पूरा आ रहा है। लेकिन ये जो टेक्स्ट है ये B1 में भी जा रहा है और C1 में भी जा रहा है, ऐसे ही है ना। लेकिन B1 एक्चुअली उसमें कुछ भी नहीं है, फार्मूला बार देख ले खाली है। C1 में देख लें, फार्मूला बार खाली है, कुछ भी नहीं है। डाटा बेसिकली किसका है? ये सिर्फ A1 का है, लेकिन वो वक्ती तौर पे जा रहा है B1 और C1 के ऊपर जा रहा है, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये हम इसको यहाँ पर डबल क्लिक कर दे तो ये फैल जाएगा ऐसे। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये वाला सेल आपने खाली छोड़ देना है। यहाँ पे एस्टिमेटेड, यहाँ पे आप लिखेंगे एस्टिमेटेड 10% कॉस्ट, 15% कॉस्ट, 20% कॉस्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर्स कॉस्ट इंक्रीज यहाँ पर भी वही है नंबर, यहाँ पे लिखना है 150,000। तो ये हमारा फॉर्मेट का जो टेक्स्ट था वो हमने लिख लिया है, लेकिन अभी कुछ सेटिंग करने वाली है इसकी। सबसे पहले तो ये कॉलम्स आप थोड़ा सा डबल क्लिक करें, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं जरूरत, यहाँ पे ऐसे ही करना पड़ेगा। इसको हम इंक्रीज डिक्रीज, जैसे इसकी विड्थ रिक्वायर है ना, हम उतनी विड्थ इसकी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हमने क्या करना है? मर्ज, ये मर्ज हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपने सारे सेल्स के क्या लगाने हैं? बॉर्डर्स। अच्छा, बॉर्डर्स कलर हम दोबारा जो लाइन कलर है ना ऑटोमेटिक कर देते हैं। ये पेंसिल का निशान आ गया, एस्केप दबाएं, ये पेंसिल हट जाएगी दोबारा, फिर यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ब्लैक कलर हो गया, ठीक है। सेव, Ctrl+S दबा दिया, सेव हो जाएगा। अब ये फॉर्मेट हमारा बन गया, मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक प्रॉब्लम है, ये 150,000 कहाँ लिखा है? लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, मेरा कहाँ पे आ रहा है? राइट साइड पे, ऐसा ही है ना। तो आप इसको यहाँ लेफ्ट पे क्लिक करते हैं, ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। और ये जो अमेरिकन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये थोड़ा सा बोल्ड कर दें इसको, हाइट इसकी इंक्रीज कर दें, सेंट्रलाइज कर दें, ऐसे फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है। तो ये आपका बन गया है फॉर्मेट। अब इसके टास्क परफॉर्म करने हैं, और टास्क परफॉर्म करने आपने प्रोसीजर भी साथ साथ लिखने। सबसे पहला टास्क क्या है? सेव। सेव कर लेंगे ना, प्रोसीजर लिख लेंगे सारा। अगला टास्क क्या है? अप्लाई कोमा ऑन द डेटा। कोमा, कोमा से मुराद ये है, ये जो डाटा है ना, ये 150,000 लिखा हुआ है, इसमें कोमा लगाना है। हर 1000 के बाद कोमा आता है। एक तरीका तो ये आप खुद यहाँ पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे जाके कोमा लगा दें, लेकिन उसने ऐसे नहीं पूछा आपसे, खुद से नहीं लगाना कोमा। इसका एक बाकायदा कमांड है। ये आपको कोमा नजर आ रहा है बड़ा सा, ये देखें, होम टैब, नंबर ग्रुप, और ये क्या लिखा हुआ है? कोमा स्टाइल। आपने इसके ऊपर जाकर क्लिक करना है, सिंपल। ये देखें, कोमा भी लग गया और अशारे के बाद 2 जीरो भी लग गए। तो अगर ये अशारे के बाद 2 जीरो आपको चाहिए तब तो ठीक है, ये अशारे के बाद जो जीरो है ये आप हटा भी सकते हैं। वो कैसे? आप यहाँ पे देखें, ये 2 कमांड्स है, इसका नाम क्या है? इंक्रीज डेसिमल, इसका नाम क्या है? डिक्रीज डेसिमल। हमने अगर ये हटाने हैं तो हम डिक्रीज पे क्लिक करेंगे, ऐसे लगाने हैं तो हम इंक्रीज पे क्लिक करेंगे, इस तरह से। तो हमने 2 चीजें सीखी यहां से, कोमा स्टाइल, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। समझ आ गई?
ड्रॉ अ कॉलम चार्ट। अब ये सवाल बार बार आएगा, कॉलम चार्ट क्या होता है। कॉलम चार्ट उसने बोल तो दिया, लेकिन इसमें से कॉलम चार्ट बनना है कैसे। चार्ट बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट चार्ट्स। ये देखें पूरा एक ग्रुप है चार्ट्स का, ठीक है। और कॉलमनर चार्ट, इस डाटा की मुझे समझ नहीं आ रही कि इस डाटा के ऊपर कैसे बनेगा। हम खुद से डाटा लिख लेते हैं, ठीक है। आप एक नई शीट बना लें। कॉलमनर चार्ट के लिए जो हमने लास्ट टाइम डाटा लिखा था, मंथ और एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं जनवरी। जो हमने लास्ट लेक्चर में डाटा लिखा था वही लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब ये डाटा हमने लिख लिया है, हम इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे, सिंपल। असल में चार्ट्स बनाने के लिए उससे रेलिवेंट डाटा भी हमें चाहिए होता है। अब इस डाटा जो उसने दिया है, इस पे मुझे नहीं समझ आ रही चार्ट कैसे बनेगा, ठीक है। आपने फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में चार्ट्स ग्राफ्स पढ़े होंगे, तो नीचे डाटा दिया होता है उसका कि इसके मुताबिक आप बनाए चार्ट्स। तो डाटा भी आपका रेलिवेंट होना चाहिए ना। तो अब इस डाटा को आप सिलेक्ट करें, और कॉलमनर चार्ट चाहिए हमें। कौन सा चार्ट चाहिए, कॉलम चार्ट। आप यहाँ पे ढूंढें जी कॉलम चार्ट कहाँ है, ये वाला है आई थिंक। ये देखें क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट कॉलम आर बार चार्ट। इस पे क्लिक करें। 2D कॉलम, ये देखें चार्ट बन गया आपका। 3D कॉलम, 2D बार, ये बार चार्ट है, और ये 3D बार है, ठीक है। हमें कौन सा चाहिए, 2D। 2D कॉलम बनाए आप। तो ये इसके स्टाइल्स हैं डिफरेंट, आप ये वाला स्टाइल चूज करना है, सिंपल जो स्टाइल है। तो ये आपका चार्ट बन गया, देखिए अब ये समझ आ रहा है। जनवरी में आपका ये देखें 8 पे था, ये फेब में 13 पे था, एंड सो ऑन। अगर आपने डाटा सही लिखा होगा तो सिंपल एक क्लिक से आपका चार्ट बन जाएगा। अच्छा, जब आप चार्ट बनाते हैं ना, तो ये एक नई टैब आ जाती है, क्या नाम है इसका, चार्ट डिजाइन, और एक और टैब है फॉर्मेट। इसमें से आप ऐसा करें कि चार्ट डिजाइन में जाएं, और ये कमांड है मूव चार्ट, इस पे क्लिक करें, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एज न्यू शीट। अभी तो हमारा जो चार्ट है ना, वो इसी शीट के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। आप उसको बोले कि मेरे चार्ट को एक अलग शीट में ले जाओ। सो न्यू शीट ओके करें, तो ये नई शीट में आ गया है। यहाँ पे इसके ऊपर काम करना थोड़ा सा आसान है, ठीक है। डाटा आपका उधर रह गया शीट 7 में, और ये उसने आपका चार्ट अलग बना दिया। यहां तक कोई क्वेश्चन। इसको शीट को मैं इधर आगे मूव कर देता हूँ, यहाँ से उठा के आगे ऐसे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ये डाटा चेंज करेंगे ना, फॉर एग्जांपल मैं फेब का डाटा कर देता हूँ 5, ठीक है। तो आप देखें ये चार्ट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। डाटा चेंज करेंगे तो चार्ट भी चेंज हो जाएगा। बाकी इसमें ये पूरी टूल बार्स हैं इसकी। आप चार्ट डिजाइन में जाएं, इस पे बेतहाशा ऑप्शंस हैं इसके अंदर। फॉर्मेट में जाएं, बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने सिंपल बताना था चार्ट बनाना कैसे है, वो हमने बना दिया, ठीक है। अच्छा जी, इसका सेकंड पेज देखते हैं हम। वो जो आपने क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ गया। एक्सेल में भी आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपने एक करना होगा, दोनों नहीं करने होंगे। अब ये क्या लिखा हुआ है जी, प्रिपेयर द फॉलोइंग शीट इन सेम फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट में तैयार करनी है, ये आप तैयार कर लेंगे। सिंपल 3 कॉलम बनाने और कुछ भी नहीं करना। और नीचे क्या लिखा है जी, सेव द स्प्रेडशीट विद योर। स्प्रेडशीट से मुराद है वर्ड एक्सेल की जो फाइल है ना, उससे स्प्रेडशीट कहते हैं। तो वर्ड की जो फाइल होती है उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। एक्सेल की जो फाइल होती है उससे हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट, या सिंपली शीट भी कहते हैं, या वर्कशीट भी कहते हैं। तो सेकंड टास्क क्या लिखा है, सॉर्ट सेकंड कॉलम डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सॉर्ट करना है, ये अपनी नई चीज आ गई है आपके सामने। हम ऐसा करते हैं, सॉर्टिंग समझते हैं, सॉर्टिंग कैसे होती है।
ये हमारे पास कुछ डाटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं अब वो वाला फॉर्मेट नहीं बना रहा, ठीक है। सॉर्ट का मतलब ये होता है कि डाटा को किसी एक खास तरतीब में उसको अरेंज करना। दो मेथड्स होते हैं, एक असेंडिंग होता है और एक डिसेंडिंग होता है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, ए टू जी, और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, जी टू ए। और इसी तरह अगर नंबर्स में सॉर्टिंग करें तो 0 to 9 वाली जो होती है वो असेंडिंग होती है, और 9 to 0 वाली होती है डिसेंडिंग। अब इस टेबल को आप सिलेक्ट करें, ये टेबल है आपका। इसी तरह अगर आपने एक क्वेश्चन दिया हो ना आपको, तो आप इस पूरे टेबल को करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पे होम टैब में जाएंगे और इसके अंदर एडिटिंग टैब में जाए, ग्रुप में जाएंगे, और यहाँ पर कमांड है, उसका नाम क्या है, सॉर्ट एंड फिल्टर। क्या नाम है, यहाँ पे आप जाएंगे और इधर आप जाएंगे कस्टम सॉर्ट। कहाँ जाएंगे, कस्टम सॉर्ट। कौन से कॉलम के हिसाब से आपने सॉर्टिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ बाई स्टूडेंट नेम, तो आप यहाँ पे सॉर्ट बाई देखेंगे, कॉलम्स के नाम आ रहे हैं सारे। ये कॉलम्स के नाम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने अपने डाटा में कॉलम्स की हेडिंग्स दी हुई हैं आपने। अगर आपने हेडिंग्स ना दी होती तो यहाँ पे आ रहा होता कॉलम 1 कॉलम 2। ये चेक बॉक्स नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखें जरा, माई डाटा हैज हेडर्स। मेरे डाटा में हेडिंग्स लगी हुई हैं। अगर मैं चेक बॉक्स हटा दूं तब ये मेरे इस डाटा को हेडिंग्स नहीं मानेगा, बल्कि फिर सॉर्ट बाई ऐसे लिखा आ रहा होगा, कॉलम बी कॉलम सी। तो फिलहाल मैंने इसी के ऊपर चेक करना है कि मेरे डाटा की हेडिंग्स हैं। अब ये बाय नेम सारे कॉलम्स उठाएगा। कौन से कॉलम के ऊपर सॉर्टिंग करनी है, स्टूडेंट नेम। और कौन से ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है, ए टू जी या जी टू ए, कौन सी, ए टू जी। अब देखें क्या ये मेरा डाटा सॉर्टेड है, ये देखें बाय नेम सॉर्टेड है। अली तो सही जगह पे है अपना, लेकिन वसीम यहाँ पे तो नहीं आएगा, वसीम तो नीचे आएगा ना। अली के बाद असगर आना चाहिए, फिर फहद आना चाहिए, और एंड में। अब देखें, ओके करें इसको, ये डाटा सॉर्ट हो गया। ये आए, इसने पूरी रो चेंज की है, देखो रोल नंबर भी उसने साथ अपडेट कर दिए हैं। पूरी रो चेंज करता है, मार्क्स वगैरह हर चीज। दोबारा देखें, मैं अब किसी और कॉलम के हिसाब से सॉर्ट करना है। मैंने करना है मैट्रिक के मार्क्स के हिसाब से, कि जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं सबसे ऊपर वो आए। तो अब सिलेक्ट किया मैट्रिक के मार्क्स, और ऑर्डर क्या है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्या मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है सबसे ऊपर वो आएगा, ठीक है। ओके, अब देखें जरा, 958 वाला सबसे ऊपर आ गया, 9 10 8 10 750। ये बात समझ आ गई सॉर्टिंग कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आएगा तो आप खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। फाइंड द एवरेज बाय यूजिंग एवरेज फंक्शन। एवरेज फाइंड करना मैंने समझाई है आपको, ये देखें। ये मैंने एवरेज का फंक्शन लगाया था, ये देखें, समझाया था ना। ये बिल्कुल भाई, सेकंड कॉलम है उसकी एवरेज निकालनी है, बल्कि इसकी भी निकालनी है, हाँ इसी की निकालनी है। और उसके बाद क्या क्वेश्चन है, ड्रॉ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट, इसमें लाइन चार्ट कैसे बनेगा, इसमें वैसे बन सकता है। ये जो वैल्यूज है ना, इनको आप सेलेक्ट करें, कस्टमर और ओन्ड, ये सारा डाटा सेलेक्ट करें। कहां से कहां तक, ये कस्टमर लिखा हुआ है ना, यहां से यहां तक, ये 550 तक, ये सारा डाटा सेलेक्ट करें। मैं अभी आपको बताता हूं कैसे बनेगा। ये डाटा था ना मेरा, मैं देखें ये डाटा सेलेक्ट किया। इस क्वेश्चन में से आपने कौन सा डाटा सेलेक्ट करना है, कस्टमर से लेकर ये 550 तक। अब देखें इसका चार्ट कैसे बनेगा, इंसर्ट लाइन चार्ट चाहिए हमें। कौन सा, ये कॉलमनर बनाया था ना लास्ट टाइम, इससे नीचे ये लाइन चार्ट भी है, इस पे आप जाएं, ये फर्स्ट वाला चूज कर लें, सिंपल बस। और इसी तरह जब ये चार्ट पे क्लिक करें, इस चार्ट को मूव कर दें आप न्यू शीट में, चार्ट 2 बना दें उसका। ये देखें ये लाइन चार्ट बन गया आपका। वो कॉलमनर चार्ट था ये वाला, ये कौन सा है, इसको मैं जरा उठा के शीट को एंड में लेके चला जाता हूँ यहाँ पे। तो लाइन चार्ट एक चार्ट की मुख्तलिफ किस्म है। अब इसमें आपको क्लियर आइडिया हो रहा होगा कि मेरा टेम्परेचर मंथ्स के दरमियान बढ़ रहा है कम हो रहा है। तो आपने देखा कि अगर मैं डाटा थोड़ा सा चेंज करता हूँ, फरवरी में कर देता हूँ 13, ठीक है। अब देखें मेरा टेम्परेचर मुसलसल बढ़ रहा है,
और लेकिन मई के बाद जून में आके थोड़ा सा कम हुआ। ठीक है, आपने क्रिकेट मैचेस देखे, उसमें भी ऐसे ग्राफ आ रहे होते हैं, वो लिखा होता है जी कि इसका रन रेट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। ठीक है, वो भी आप बना सकते हैं, उसका वो आप खुद ट्राई कीजिएगा बना के ना। कैसे, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। एक नई शीट बनाते हैं। आप यहाँ पे लिखें ओवर्स और रन्स 1 से 10 तक। अच्छा, ये समटाइम्स ऐसे होता है, ये देखें मैंने क्या लिखा था, 1 to 10। उसने क्या कर दिया, वो समझा शायद मैंने डेट लिखी है, तो उसको डेट फॉर्मेट में चेंज कर दिया, उसने 1 अक्टूबर कर दिया। मैंने क्या लिखा था, 1-10, तो वो समझा शायद 1 अक्टूबर की बात की है मैंने, लेकिन मैंने तो सिंपल वैल्यू लिखी थी ना। अगर कभी ऐसा हो ना, तो आप इस सेल पे क्लिक करें, फॉर्मेट की ये कमांड, ये ऑप्शन है नंबर फॉर्मेट, इस पे जाएं और इसको आप कर दें टेक्स्ट कर दें। क्या करना है, टेक्स्ट। दोबारा फिर वैल्यू लिख दें इसके अंदर, अब नहीं चेंज करेगा इसको। ये नंबर फॉर्मेट क्या होता है, ये आपको बताता है कि इस सेल के अंदर किस किस्म का डाटा आना है, नंबर आना है या डेट आनी है या टाइम आना है या टेक्स्ट आना है। सही है, तो अब रन्स कितने हैं जी इसके। फॉर एग्जांपल पहले, चलो हम T20 का बना लेते हैं। ठीक है, पहले 4 ओवर्स में क्या कितने रन्स किए हमने, फॉर एग्जांपल 50। ठीक है, और अगले 4 ओवर्स में हमने कितने रन्स किए, और ये फिर वही प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, इसको मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, तो वैल्यूज के साथ साथ वो उनका, इसको मैं 5 to 8, यहाँ पे कितने रन्स किए उसने जी, 38 रन्स किए। 9 से लेकर 12 तक कितने रन्स किए, फॉर एग्जांपल कम कर दिए ना, 20 हो गए। 13 से लेकर 16 तक और 24 रन्स किए, और लास्ट 20 में उसने 40 रन्स किए। ठीक है, अब इसका हमें बनाना है लाइन चार्ट। तो इसको आप सिलेक्ट करें, इंसर्ट लाइन, सिंपल, इस पर क्लिक करें, ये देखिए आपका रन रेट आ गया। तो आप देखें रन रेट पहले बहुत ज्यादा था, उसके बाद कम होता गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इंक्रीज हुआ एंड में जाके। ठीक है, इसको भी आप इस पे क्लिक करें, चार्ट डिजाइन, मूव चार्ट, इसको अलग शीट में ले जाएं। ठीक है, तो ये चार्ट 3 अलग आ गया। अगर हम इसका थोड़ा सा रन रेट चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें, अब देखते हैं हमारा चार्ट कैसा है। ये देखें रन रेट हमारा ऊपर की तरफ ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। सही है, ये बात समझ आ रही। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पेपर को देखते हैं। थोड़ा शुरू में जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसके बाद अब इसमें ये वर्ड वाला क्वेश्चन ही है, एक्सेल वाला क्वेश्चन है ही नहीं इसके अंदर। एक्सेल आपने स्टार्ट किया ना, तो उसमें शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अब आगे कमांड्स आपकी रिपीट होंगी। अब ये देखिए MS एक्सेल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बना लेंगे आप, सेव कर लेंगे, शीट में डाटा एंटर कर लेंगे। ये जहां पे कह रहा है डाटा एंटर करो, यहाँ पे मतलब थोड़ा सा शीट को मिजाज उसका समझ लिया करेंगे, बोल क्या रहा है। ये किस जगह की शीट है, अहमद लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का डाटा। इसमें रेंट कितना है, कितने डेज अलाउड है, एक्स्ट्रा डे कितने हैं, फाइन पर डे कितना है, और बिल कितना बना है। ये शीट बननी है पूरी। करें इसमें डाटा एंटर करें। डाटा आप क्या एंटर करेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल रेंट था फर्ज करें 100 रुपीज, और कितने डेज अलाउ थे आपके, 5, और वो कितने दिन बाद बुक वापस आई है, फर्ज करें 8 दिन बाद। कितने दिन बाद, तो एक्स्ट्रा डे में आप क्या लिखेंगे, 3। डेज कितने अलाउ थे, 5, वो एक्स्ट्रा डे कितने बन गए, 3। तो फाइन पर डे कितना हुआ, ये फाइन आप खुद बताएंगे कितना फाइन है। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज फाइन है, कितना फाइन है, तो बिल कितना बनेगा बताओ। नहीं 30 नहीं बनेगा। हाँ, देखिए क्या क्या कॉलम्स है, रेंट चाहिए 30, तो उसका फाइन बनेगा ना, जो एक्चुअल रेंट कितना था उसका,
ठीक है, ये मैंने सबको सिलेक्ट किया और एक दफा डबल क्लिक कर दिया, सारे सबका ऑटोमेटिकली साइज ठीक हो जाएगा। ठीक है, रेंट कितना था जी 100, कितने दिन अलाउ थे 5, एक्स्ट्रा डे कितने लग गए, फाइन कितने था एक दिन का। अब बिल में क्या है, यहां पे लगना है फार्मूला, यहां पे आपने खुद से बिल नहीं लिखना है, यहां पर फार्मूला लगाना है। पहले तो आप इक्वल टू लिखें, उसके बाद कितना रेंट था उसका, ये रेंट भी तो देना है ना उसने, प्लस फाइन कितना बना उसका 3 डेज एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई बाय फाइन पर डे कितना है 10, एंटर करें, कितना बिल बना 130। सही बिल बना है, रेंट तो उसने देना ही देना है, प्लस जो 3 एक्स्ट्रा डेज थे उसका फाइन भी उसको पड़ गया। तो ये फार्मूला समझ आया आपको, ये देखें यहां पे अगर आप चाहे तो यहां पे ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं कि फाइन अलहदा निकले और जो उसका रेंट है वो अलहदा रहे। ठीक है, ब्रैकेट्स भी आती है इसमें छोटी, बाल वो छोटी बड़ी ब्रैकेट्स तो नहीं है इसमें, यही वाली ब्रैकेट्स। तो इसमें अगर फर्ज करें वो कहता है जी एक्स्ट्रा डे मेरा कोई भी नहीं था, तो अब कितना रेंट बन गया उसका 100, एक्स्ट्रा डे कोई भी नहीं है ना, एक्स्ट्रा डे फर्ज कितने हो गए 8, अब कितना रेंट हो गया। और इसी तरह आप नीचे डाटा एंटर करेंगे, लेकिन ये जो फार्मूला है आपने एक दफा लगा के उसको नीचे ड्रैग कर देना है। अब यहाँ पे जो भी आप डाटा लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जांपल 120 रेंट था, कितने दिन अलाउ थे 4, और एक्स्ट्रा डे कितने बन गए 9, पर डे कितना फाइन था 5, तो बिल कितना बन गया उसका 165। तो ये असाइनमेंट समझ आई। तो ये देखिए उसने फार्मूला दिया हुआ है आपको, कैलकुलेट द बिल रेंट मल्टीप्लाई बाय डेज अलाउड। अच्छा उसने फार्मूला दिया हुआ है, कह रहा है आपने इस तरह से लगाना है कि रेंट को मल्टीप्लाई करना है डेज अलाउड के साथ। ये रेंट पर डे होना चाहिए ना, फिर तो ये रेंट जो है पूरा नहीं है, ये एक दिन का रेंट है, फॉर एग्जांपल 15 है। फार्मूला में कैसे लिखूंगा, ये उसके मुताबिक फार्मूला लिखना है आपने। वो कह रहा है जो रेंट है ना आप उसको मल्टीप्लाई करो डेज अलाउड के साथ, रेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस एक्स्ट्रा डे को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फाइन पर डे के साथ, एंटर करें। अब ये आपका बिल निकला है, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ, और उन दोनों को ऐड। तो ये फार्मूला उसने दिया हुआ था तो आपने खुद से लिख देना है। और फाइनली क्या है जी, अलाइन नंबर इन सेंटर। अलाइनमेंट कैसे चेंज करेंगे, ये नंबर जितने भी हैं इसको आपने क्या करना है, ये सेंटर में कर देंगे इस तरह से। ठीक है, एनी क्वेश्चन यहां पे। फार्मूला इतना प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा सोचो समझना पड़ता है कि वो उसने कैसे बोला लगाने के लिए। अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, बना लेंगे फॉर्मेट आप, फार्मूला खुद लगाना है यहाँ पे, सेव करना है। ये फार्मूला देखें अब आप इसका, ये बेसिकली है कि ये पे स्लिप है, क्या ये, तो पे स्लिप में पहले एम्प्लॉय का नाम है, फिर उसकी बेसिक पे है, फिर उसका हाउस रेंट है, फिर उसका टैक्स है, यहां पे लगना है फार्मूला इस जगह पे। तो फार्मूला उसने दिया हुआ है, क्या फार्मूला दिया है, बेसिक पे प्लस हाउस रेंट माइनस, सिंपल फार्मूला, ये दोनों चीजें प्लस होंगी और ये चीज लगा लेंगे ये फार्मूला। और हेडर्स एंड फूटर्स, और उसके बाद पेपर साइज लीगल, ये हम अब करते हैं हेडर एंड फूटर कैसे होगा। लेकिन हेडर्स एंड फूटर्स को समझने से पहले हमें चाहिए इसमें डाटा, हमें इसमें चाहिए डाटा। हम एक नई शीट बना लेते हैं। ये सिंपल सी हमने एक वर्कशीट बना ली, इसमें रोल नंबर, ये नाम लिख दिया हमने, ये फादर नेम लिख दिया, ये क्लास। इस डाटा को मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूं,
ये मैं ड्रैग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिंपली कुछ पेजेस बनाना चाहता हूँ, ठीक है। और इसको मैं लगा देता हूँ बॉर्डर्स, सिलेक्ट करके आप बॉर्डर्स लगा दें। ये बॉर्डर्स लग गए। इसका एक दफा प्रिंट देख लें आप, प्रिंट कैसा है, कितने पेजेस बन गए हमारे पास। ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 of 9। ये नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आ गया। फिर इस तरह से क्या अभी इसके ऊपर कोई हेडर्स फुटर्स लगे हुए हैं? हेडर्स फुटर्स लगा रहे हैं। इंसर्ट और इसमें टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर ये ऑप्शन आ रहा है हेडर फुटर। तो इसका लगाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है वर्ड की निस्बत से। यहाँ पे 3 बॉक्स आपको हेडर के मिलेंगे, और अगर आप यहाँ से जाएं गो टू फुटर तो ये 3 बॉक्स मिलेंगे आपको फुटर के। तो पहले गो टू हेडर में जाएं। यहाँ पे इस वाले सेल में आप फॉर एग्जांपल लिख दें इंटर क्लास पार्ट सेकंड सेशन 2024, और इसका आप जरा साइज इंक्रीज कर लें, ठीक है। अब आप वापस हेडर एंड फुटर में जाएं। क्लोज का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, आप यहाँ पे क्लिक कर दें शीट के अंदर कहीं पर, तो ये क्लोज हो जाएगा हेडर फुटर। और एक दफा व्यू में जाएं और इसको नॉर्मल पे क्लिक कर दें, ये वापस नॉर्मल व्यू में चला गया। अब इसका प्रिंट देखें कैसा है, ये लग गया ऊपर इंटर क्लास पार्ट 2 सेशन, और हर पेज के शुरू में ये लग गया, सिंपल। और जिस तरह से आपने हेडर लगाया उसी तरीके से फुटर लगाना है। सिंपल ये हेडर लगा हुआ है, यहाँ पे आप गो टू फुटर पे क्लिक कर दें, ये फुटर आ गया नीचे, सिंपल उसी तरीके से। यहाँ पे पेज नंबर भी लगाया जा सकता है, देखें ये पेज नंबर का ऑप्शन आ रहा है, ये पेज नंबर आ गया, सिंपल। और उसके बाद दोबारा इसको क्लोज करना है तो ये शीट के ऊपर क्लिक कर दें, व्यू में जाएं, नॉर्मल पे क्लिक कर दें। अब दोबारा फिर आप इसका प्रिंट देखें, प्रिंट में जाएं, ये नीचे क्या लिखा आ रहा है, ये देखें यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है 2, ये पेज नंबर नीचे लग गया, ये देखें यहाँ पे। और पेज नंबर ऐसे भी लगाए जा सकते हैं कि टोटल पेजेस भी साथ आए, यानी ये आप गो टू फुटर में गए, ये पेज नंबर लगा हुआ है, आप यहाँ पे लिख दें ऑफ नंबर ऑफ पेजेस, कितने हैं टोटल। इसको आप कर दें बोल्ड, थोड़ा सा इसका हम कलर भी चेंज कर देते हैं। दोबारा इस शीट के ऊपर क्लिक कर दें, व्यू, नॉर्मल, प्रिंट। अब देखें नीचे ये 1 of 9, यानी अब टोटल पेजेस भी साथ साथ आ रहे हैं, ठीक है। पेज साइज हमने कैसे चेंज किया था वर्ड के अंदर जाके, कौन सी टैब थी यहाँ पे, लेआउट की, पेज लेआउट, शाबाश। इसके अंदर ग्रुप कौन सा है, पेज सेटअप। कमांड कौन सी है, साइज। कौन सा सेट करना है पेज, लीगल। सिंपल आपने 3-4 क्लिक्स करनी है और आपको जो पेज साइज है वो लीगल पे आ जाएगा। मैंने समझाया था आपको 2 तरह के पेजेस हैं, A4 और लीगल, तो ये लीगल पे सेट करते हैं इसको, ये सिंपल कमांड है। हाँ जी, ये पेपर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। G4 जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सिंपल है, कैलकुलेटर टू फाइंड डिस्टेंस। आपने ये फॉर्मेट बनाना है, स्प्रेडशीट को सेव करना है, फॉन्ट चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मैंने बताया हुआ है आपको कैसे चेंज। ये असल चीज़ है, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ये फार्मूला दिया हुआ है, मैं आपको ये थोड़ा सा बना के भी दिखा देता हूँ। मैं एक नई शीट बनाता हूँ, यहाँ पे हम बना लेते हैं इसका डिस्टेंस, और क्या है एक्सेलरेशन। ये अब नेक्स्ट इसके फार्मूला ही आने, और बाकी सारी चीजें सेम है। इनिशियल वेलोसिटी, आपको बस फार्मूला लगाना आना चाहिए कैसे लगा, ठीक है। ये फिजिक्स का फार्मूला है बेसिकली। फार्मूला क्या है जी, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, इस यहां लगाना फार्मूला, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस
ये डिस्टेंस को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम की आपने पावर लेनी है 2, टाइम की पावर 2, और सबको फिर टाइम से डिवाइड कर देना। मुश्किल फार्मूला है थोड़ा सा आपके लिए, क्योंकि इसको हम समझते हैं 1 बाई 1, ये फार्मूला है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको ना 1 बाई 1 कर लें। सबसे पहले आप इसको करें टाइम की पावर निकालें 2, टाइम की पावर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये टाइम वाला सेल है, ये वाला क्या सेल है, इसका नाम क्या है, D4। अब यहाँ पे लिखें D4, इसकी अगर आपने पावर निकालनी है 2, तो सिंपल आप D4 को D4 से मल्टीप्लाई कर दें, पावर निकल आएगी इसकी 2। अगर D4 की वैल्यू 3 होगी तो इसका आंसर आ जाएगा 9। अगर D4 की वैल्यू 4 होगी तो इसका आंसर आ जाएगा 16, यानी उसकी पावर 2 निकल आई ना। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस कितना है हमारा, 100 मीटर्स है, एक्सेलरेशन कितना है 3 है, और टाइम हमारे पास कितना है, फॉर एग्जांपल 20 सेकेंड है। ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, फार्मूला चेंज करना तो आप क्या करें, डबल क्लिक करेंगे उसके ऊपर, ये आ गया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, जो टाइम की पावर 2 निकाली है ना, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, एक्सीलरेशन से। तो आप यहां पे एक्सीलरेशन वाला सेल कौन सा है, C4 मल्टीप्लाई, ये हो गया। उसके बाद क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस माइनस ये 2 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस का कौन सा है, ये माइनस ये। कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हो गया थोड़ा। और फाइनली ये सारा ब्रैकेट में, ये सारा ब्रैकेट में आप शुरू में चले जाए। अच्छा, या आप ये एरो की मूव करेंगे ना, तो ये सेल एड्रेस चेंज कर देता है। ऐसे ये देखें, मैं एरो की मूव कर रहा हूँ, उसके अंदर सेल एड्रेस चेंज कर देता है। उसका ध्यान रखिएगा, ये गलत हो गया सारा फार्मूला। 2 मल्टीप्लाई बाई B4 था, माइनस एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन का C3 था, और उसके बाद क्या था, मल्टीप्लाई, ऑलरेडी लगा हुआ है C4। हाँ ठीक है, इस पर क्लिक कर दें, इसके शुरू में यहाँ पे ब्रैकेट, फिर इसके आखिर में क्लिक करें ब्रैकेट, और डिवाइड बाय, डिवाइड किससे करना है आपने, टाइम से। टाइम का कौन सा सेल है, D4। ये फाइनली आपका फार्मूला आ गया, रिजल्ट आ गया उसके। हाँ जी, यानी क्वेश्चन इसमें फार्मूले में, ये दोबारा बता दो एक दफा। ओके ठीक है, बस यही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। कॉलमनर चार्ट मैंने समझा दिया आपको, कॉलमनर चार्ट कैसे होना। ठीक है, और उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने, ये अभी तो हमने किया था, ये अभी हमने किया था। उसमें है स्प्रेडशीट को सेव करना है, ग्रिड लाइंस लगानी है। ग्रिड लाइन का मतलब बॉर्डर्स है, इसने गलत वर्ड यूज किया हुआ है। एड द वैल्यू ऑफ सेकंड कॉलम बाय यूजिंग फंक्शन। सेकंड कॉलम है ना ये वाला, ये सेकंड कॉलम है ना, इसकी सारी वैल्यूज को ऐड करना है, सम का फंक्शन लगाना है नीचे, मैंने समझाया हुआ है आपको। फिर है पाई चार्ट, पाई चार्ट बनाना। पाई चार्ट कैसे बनाते हैं इसको समझें जरा। ये हमारे पास एक शीट है। पाई चार्ट का पहले ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे एक्सपेंसेस हैं घर के, और उसकी अमाउंट है। ठीक है, उसमें मैं अपना बजट बना रहा हूँ। ठीक है, कि मेरे जो बिल आते हैं उसको हम कहते हैं यूटिलिटी बिल्स। वो उस पर मेरा कितना खर्चा होता है महीने का, फॉर एग्जांपल 25,000। ठीक है, और मेरा बिल्डिंग का रेंट कितना है घर का, फॉर एग्जांपल 20,000। ठीक है, और मेरे जो ग्रोसरीज हैं, ग्रोसरीज का मतलब क्या होता है, सब्जी फल वगैरह, उस पर मेरा महीने का कितना खर्चा होता है, फॉर एग्जांपल 35,000। ठीक है, और किड्स की जो स्कूल फीस है वो कितनी है, फॉर एग्जांपल 15,000। ये मैं अपने पूरे महीने का एक्सपेंस का हिसाब लगा रहा हूँ, अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही काफी है। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे टोटल एक्सपेंस में से कौन सी चीज कितना ही परसेंटेज है उसकी। अब इसको सेलेक्ट करें और यहां से आप जाएं इंसर्ट, पाई चार्ट चाहिए, ये नीचे पाई चार्ट है, ये देखें, इस पे क्लिक करें और ये सबसे सिंपल वाला सिलेक्ट कर लें पाई, और इसको फिर आप मूव कर दें न्यू शीट में। ठीक है, ये न्यू शीट में आ गया, ये आप देखें पाई चार्ट आ गया। आप इसको ग्रीन वाले पे सबसे बड़ा बॉक्स कौन सा है, इस पे माउस लगने को क्या है, ये ग्रोसरीज। सबसे ज्यादा खर्चा किसके ऊपर हो रहा है,
उससे ये तीनों बॉक्स तकरीबन बराबर बराबर है। ये लाइट ब्लू कलर, इसकी क्या है, स्कूल की फीस है। ये क्या है, ये बिल का खर्चा हो रहा है मेरा इतना। और ये क्या है, रेंट का खर्चा हो रहा है। मतलब ये पाई चार्ट के जरिए क्या होता है, आपको एक आइडिया हो जाता है कि मेरा जो है ना एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, सबसे ज्यादा कम कहाँ पे हो रहे हैं, चार्ट्स के जरिए। और इसकी एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि फर्ज करें आपने पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस हैं और उनका एरिया है, ठीक है। सबसे ज्यादा एरिया किसका है, आपका बलोचिस्तान का। फॉर एग्जांपल उसका एरिया कितना है, 3 लाख, ठीक है। उसके बाद पंजाब का एरिया कितना है, फर्ज करें 1.5 लाख। सिंध का एरिया कितना है, फॉर एग्जांपल 2 लाख। और केपी का कितना एरिया है, फॉर एग्जांपल 50 लाख, ठीक है। अब आप ये देखना चाहते हैं कि इसमें से किसका सबसे ज्यादा एरिया बनता है यूजिंग द चार्ट। तो आप पाई चार्ट पे जाएं, ये वाला चार्ट आ गया, इसको नेक्स्ट शीट में मूव कर दें, न्यू शीट में। अब देखें सबसे ज्यादा एरिया को चार्ट देखे क्लियर नजर आ रहा है, किसका है, ये ब्लू वाला है ना, किसका, ये बलोचिस्तान का। 43% परसेंटेज भी निकाल दी उसने साथ किया। सबसे कम किसका है, केपी का 7%, ठीक है। तो पाई चार्ट की क्वालिटी ये होती है, सही है। ये हो गया जनाब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। G5 आ गया। और अच्छा, इसमें एक नई चीज देखें, ये परसेंटेज की सिंबल लगी हुई है, ये देखें। और ये डॉलर साइन की सिंबल लगी हुई है, ये पहले नहीं आपने की थी ना। तो इसको आप कैसे करेंगे, अगर हमारे पास कोई डाटा है, ये फॉर एग्जांपल एडमिशन फीस वाला डाटा है, कौन सा है, एडमिशन फीस वाला डाटा है, इसके साथ आपने डॉलर साइन की सिंबल लगानी है। ये कोई याद ही, हमने ये कोमा लगाया था और ये इंक्रीज, इसके साथ ये एक और सिंबल भी है, ये देखें क्या लिखा है, इस पर क्लिक कर दें, ये डॉलर साइन लग गया, सिंपल, ठीक है। इसी तरह इसको भी सिलेक्ट करें, सबके साथ डॉलर साइन लगा रहे हैं। ये डॉलर साइन की सिंबल चेंज भी हो जाती है, रुपीस भी बन जाती है, लेकिन शायद उसने फिलहाल पूछा नहीं है आपसे, तो इसलिए ये देखें दूसरी सिंबल्स भी हैं, यूरो, चाइनीज, फ्रेंच वगैरह वगैरह और भी हैं बहुत सारी, लेकिन फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं हमारी। इसी तरह उसने ये परसेंटेज की सिंबल लगाई हुई है, देखें ये परसेंटेज की सिंबल कहाँ से लगेगी, ये साथ लगी हुई है। लेकिन परसेंटेज की सिंबल लग तो जाएगी, लेकिन इसका आंसर देखें क्या आना शुरू हो गया अब, 8,709%। ऐसा कि रिजल्ट क्यों आया है, असल में परसेंट के लफ्ज पर अगर आप गौर करें, पर सेंट, सेंट का लफ्ज मतलब होता है 100, और पर 100 मतलब क्या हुआ, डिवाइड 100। पर का मतलब डिवाइड होता है। जब आप परसेंटेज की सिंबल लगा देते हैं ना, तो ये चीज लगाने की जरूरत नहीं है आपको। देखता हूं मेरा हटा के इसको, अब देखें बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। जब आप परसेंट की सिंबल लगा देते हैं, तो फिर वो जो परसेंटेज निकालते हो आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, वो मल्टीप्लाई 100 करने की जरूरत नहीं है, वो परसेंट वाली जो सिंबल है वो वाला काम कर देगी, ठीक है। इसी तरह आप ये बाकी फार्मूले भी इसको ड्रैग कर दें नीचे, ये सही हो जाएंगे सारे। और इसके डेसिमल इंक्रीज कर देंगे तो साथ में परसेंटेज भी आ जाएगी। तो ये परसेंटेज की लॉजिक समझ आई आपको, ठीक है। हाँ, उसके बाद इसमें और क्या चीज़ है, पेपर साइज लीगल करना है, ग्रिड लाइंस लगानी है, और चेंज केस, चेंज केस इधर भी है, वो आप वर्ड वाले देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये है जी, देखें आप जरा फार्मूला फिर आ गया एक और, स्टोरेज यूनिट कन्वर्जन शीट। देखिए हर दफा डिफरेंट एक फार्मूला आ रहा होता है। स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, यूएसबी है, उसके बिट्स कितने बनते हैं, बाइट्स कितने बनते हैं, किलो बाइट्स कितने बनते हैं, मेगाबाइट्स कितने बनते हैं। तो मेगाबाइट्स उसने लिखे हुए हैं, आपने उसके किलो बाइट्स निकालने हैं, बाइट्स निकालने हैं और बिट्स निकालने हैं, फार्मूला लगाना है इसका। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको ये बना देता हूँ। तो हम ये कैसे बनाएंगे, मेगाबाइट्स दिए हुए हैं, क्या बनाना है उसका, किलो बाइट्स, बाइट्स, और क्या बनाना है, बिट्स। कितने मेगाबाइट्स दिए हुए हैं, 256 मेगाबाइट्स दिए हैं और 650, 256 और 650। तो आप इसके किलो बाइट्स कैसे बनाएंगे आप,
वेरी नाइस, शाबाश। इक्वल टू, ये जो वैल्यू है F4 में, जो भी वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर दो 1024 से, तो क्या बन जाएंगे इसके किलोबाइट्स। और इस फार्मूले को नीचे आप ड्रैग कर दें, ठीक है। और बाइट्स का फार्मूला क्या होगा, इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय 1024। किलोबाइट्स को आप 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएंगे, बाइट्स। ये बाइट्स बन गए। बिट्स कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई इक्वल टू, वेरी नाइस, शाबाश, मल्टीप्लाई बाई 8। तो ये आपका निकल आया बिट्स। सिंपल है। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारा सेल छोटा होता है, उसमें वैल्यू बड़ी आनी होती है तो वो ई लगा देते हैं साथ। ई का मतलब होता है 10 की पावर, यानी 2.1 इंटू 10 की पावर 9। तो इससे परेशान नहीं होना, बस सेल का साइज बड़ा करते हैं आप, तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। फार्मूले ये ऊपर लिखे हुए हैं, ये देखें सारे आ रहे हैं, सिंपल है ये। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, ये देखें जी, ये है मजेदार क्वेश्चन। ये आपको इस पे मेहनत भी लगेगी, आप इसका फॉर्मेट बनाते हुए आपको टाइम लग जाएगा। मैं एक न्यू शीट बना रहा हूँ, ये देखें, और इसमें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, सैलरी शीट लिखते हैं। सुबह क्या लिखा हुआ है, नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक पे। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है, ये उसने लिखा है बेसिक और नीचे जाके लिखा है पे। अगर आप लिखते हैं ऐसे तो एक लाइन में लिख रहा है। अगर नेक्स्ट एक ही सेल के अंदर रहते हुए नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है तो बेसिक के बाद जाके आप आल्ट प्लस एंटर प्रेस कर देंगे इस तरह से, तो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखे हैं, अलाउंस, या पहले लिख लें, बाद में हम इसका जो है ना मर्ज स्प्लिट वगैरह हम बाद में कर लेंगे। चलिए, मेडिकल, जो समटाइम्स सवाल कुछ आसान होते हैं कुछ मुश्किल होते हैं, तो आपने मुश्किल वाले को हाथ नहीं डालना, आपने आसान वाले को हाथ डालना। ठीक है, जिंदगी का भी असूल यही है, कभी भी मुश्किल की साइड पे मत चलें, आसान चीज को अडॉप्ट करें। हमारा दीन भी हमारा यही है। मेरा फॉर्मेट बन गया, थोड़ी सेटिंग करने वाली इसकी। सबसे पहले सैलरी शीट को मर्ज करना पड़ेगा, इसको कर देते हैं मर्ज। ठीक है, उसके बाद ये दो सेल आपस में मर्ज है नेम वाले, तो ये नेम वाला सेल हम आपस में मर्ज कर देते हैं। ये डेजिग्नेशन वाला भी मर्ज है, बेसिक पे वाला भी मर्ज है, इसको हम मर्ज कर देते हैं। ये भी मर्ज हो गया, और ये अलाउंस वाला भी मर्ज है। अच्छी खासी मर्जिंग करनी पड़ेगी आपको इसके लिए। ठीक है, बाकी तकरीबन ठीक है। बॉर्डर्स लगा दें आप इसके, और एक दफ़ा सबको सिलेक्ट करके आप एंड वाले सेल पे जाके डबल क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि सबको नहीं इसने चेंज किया तो आप खुद ही चेंज कर दें। कॉलम्स का साइज ऑटोमेटिकली डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। और ये इनकी अलाइनमेंट थोड़ी सी चेंज करने वाली है, नेम और डेजिग्नेशन में थोड़ा सा ऊपर डिस्प्ले होना है, तो इसको आप यहाँ पे क्लिक करें और टॉप पे क्लिक कर दें, सही है, और लेफ्ट पे क्लिक कर दें, ये लेफ्ट पे आ गया। और ये हाउस रेंट वाला सेल थोड़ा सा बड़ा है, इसको बड़ा कर देते हैं ऐसे। ठीक है, मेडिकल और कन्वेंस आ गया, और अलाउंस की अलाइनमेंट भी यहां पर है, इस जगह पे है। ठीक है, समझ आ गई। बाकी ये सेंटर में है, इसको सेंटर में कर देते हैं, और ये लेफ्ट पे है, इसको लेफ्ट पे कर देते हैं। अब ये हमारा फॉर्मेट बन गया है, फॉन्ट साइज वगैरह ठीक है सारा। करना क्या जी, नाम इसमें हमने सेव करना है, फाइंड हाउस रेंट बाय यूजिंग फार्मूला बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100। बेसिक पे को मल्टीप्लाई करना है किससे, 30 बाय 100। फार्मूला सिंपल है इसका, यहाँ पे आए, इक्वल टू लगाए, बेसिक पे का सेल कौन सा है, C4, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 30 डिवाइड बाय, सिंपल इज दैट, ये आ गया जनाब। और इसको सेंटर पे कर दे, बाकी भी सारे सेंटर में ही है।
और इस फार्मूले को नीचे आप ड्रैग करते हैं। सही है, निकल आया। तो फार्मूला देखने में मसला तो नहीं इसमें, ठीक है, सेव। अच्छा जी, उसके बाद पाई चार्ट इंसर्ट करना है बिटवीन हाउस रेंट एंड मेडिकल। देखिए अब उसने क्वेश्चन सही बनाया, उसने उसने बताया कि आपने पाई चार्ट किस डाटा के ऊपर बनाना है। डाटा कौन सा है? हाउस रेंट एंड मेडिकल। तो आप ऐसा करें, इन दोनों को सिलेक्ट करें और इंसर्ट में जाएं और पाई चार्ट में जाएं, और ये पाई चार्ट आ गया, ये देखें आपका। इस चार्ट के ऊपर क्लिक करें, मूव चार्ट, न्यू शीट। तो अब देखें हाउस रेंट, ये जो बॉक्स है ये किसका है? 18,000 का है। और ये बॉक्स किसका है? 4,000 का। अच्छा, मैं इसका ना दोबारा बनाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, चार्ट को, शीट को। डिलीट हो गया। ये मैं सारे सिलेक्ट करता हूँ, देखें क्या रिस्पॉन्स देता है ये सारा। मैंने पहले सिर्फ ये इसको सिलेक्ट किया था, अब मैं ये सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है इसका। पाई चार्ट ये वाला, वो टोटल कर रहा है इनको। हाँ सही है। हाउस रेंट का जितनी दो वैल्यूज थी ना उसकी, दोनों को उसने टोटल कर दिया, और मेडिकल की दोनों वैल्यूज को टोटल कर दिया। मूव चार्ट, न्यू शीट। तो ये हमारा चार्ट आ गया। ये आपको देखें हाउस रेंट बता रहा है 18,000, और ये है टोटल। तो नहीं किया इसने, टोटल नहीं किया, किधर गया? हालांकि इसको सिर्फ फर्स्ट रो उठाई, ये वाली उठाई उसने, सेकंड को उसने नहीं टच किया। ठीक है, वो फिर इसको अलग से सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, दोनों को। हाँ ठीक है। अगर आप इन कॉलमनर चार्ट बनाएंगे तो दोनों का बन जाएगा इकट्ठा, पाई चार्ट अलग अलग बनेगा तो। अच्छा, उसके बाद पाई चार्ट बन गया, ग्रुप 5 हो गया हमारा। उसके बाद ग्रुप 6 आ गया। हाँ जी, ये मार्कशीट का आ गया जनाब। ये देखें, इसमें फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेव एट द मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, मैथ्स, कंप्यूटर एंड इंग्लिश। यहाँ पे उसने सब्जेक्ट्स के नाम दिए ही नहीं। 4,000 और 3,000 और 3 और 5, 12, तो ये मार्क्स तो नहीं लग रहे। अच्छा खैर चलो, फर्स्ट कर लो, ये मैथ है, ये कंप्यूटर है, ये इंग्लिश है। ठीक है, क्या करना है इनका? ऐड द मार्क्स। कौन सा फंक्शन यूज करना है? अंडर टोटल कॉलम। ये टोटल कॉलम ये है मेरा, क्या इन तीनों को ऐड करना है यहाँ पे, इस जगह। ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल यहाँ पे, और इधर भी यही आ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। कॉलमनर चार्ट बनाना है बिटवीन फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम है आपका, और ये फोर्थ कॉलम है। बनाएंगे, बना लेंगे आप लोग। हाँ, ये क्वेश्चन सही किया है, बाकियों को सोचने की जहमत ही नहीं की। सिलेक्ट कैसे करेंगे? बिल्कुल सही क्वेश्चन, मैं बताने लगा था आपको। देखें, अगर आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो ये सारे सेल, सारे कॉलम सिलेक्ट होते हैं ना। वो कह रहा है पहले कॉलम को सिलेक्ट करना है और चौथे को सिलेक्ट करना है, तो वो कैसे होगा? आप इसको सिलेक्ट करें फर्स्ट को, फिर कंट्रोल दबा के चौथे को सिलेक्ट कर लें। ऐसे क्या दबाना है? अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो वो सारे सिलेक्ट कर लेगा। ऐसे शिफ्ट दबा के ये दरमियान में सारे ही हो गए। अगर आप पहले सिर्फ इसको सिलेक्ट कर लें, फिर कंट्रोल दबा के जिसको मर्जी सिलेक्ट कर लें, इस तरीके से जितने मर्जी सिलेक्ट कर लें, दरमियान दरमियान से जैसे मर्जी करें, कंट्रोल दबा के। वेरी नाइस। अच्छा, उसके बाद कॉलमनर चार्ट आ गया। इसका नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन ये वाला, और इसमें तो सारा सिंपल ही काम लग रहा है। सेव करना है, अप्लाई परसेंटेज फॉर्मेट लगाना है, ऑन सेकंड लिखना था, 20 लिख दिया उसने। सेकंड कॉलम पे आपने लगानी है परसेंटेज की सिंबल, लगा लेंगे आप। एड फी सबमिटेड ऑन 2/2/2006 इन द टेबल यूजिंग, इन सारी वैल्यूज को ऐड करना, सम करना नीचे। ठीक है, और अलाइनमेंट चेंज करनी है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। बस ये 2018 वाले सारे हो गए, और उसके बाद 2019 पे चलते हैं। 2019 का फर्स्ट ग्रुप आ गया जनाब। ये जी आपका फॉर्मेट सेव करना है, फर्स्ट कॉलम की विड्थ चेंज करनी है। ये एक्सेल ही है ना,
नहीं, वर्ड है, वर्ड ये है जी एक्सेल। एक्सेल में है करेंसी कन्वर्जन। रुपी दिया हुआ आपने निकालना है, डॉलर दिया हुआ है, पाउंड भी निकालना है आपने। फार्मूला क्या है जी, फार्मूला देखें। राइट फार्मूला टू कन्वर्ट डॉलर इनटू रुपी। डॉलर के क्या बनाने हैं, यहां पे इस जगह पे फार्मूला क्या दिया हुआ है उसने, 99 रुपीज का $1 है। तो सिंपल यहां पे आप फार्मूला लिखेंगे, इक्वल टू ये जो सेल है इसका, उसको 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और पाउंड कैसे निकालेंगे, देख रहे हैं, थोड़ी सी इसमें नई चीज है। ये नई वर्क बुक बन गई है, नई वर्क बुक नहीं बनानी थी, शीट बनानी थी। ये है जी रुपीस, ये है डॉलर, ये है पाउंड। ठीक है, डॉलर क्या दिया हुआ है उसने, 195, 165। वो कह रहा है पहले इसके रुपीस निकालो। $1 को 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो रुपीस निकल आएंगे। ये C4 मल्टीप्लाई बाय 99, ये इसके रुपीस निकल आए। इसको ड्रैग कर दे नीचे, इसके भी निकल आएंगे। पाउंड निकाल रहे हैं इसकी बेस पे, रुपीस की बेस पे, डॉलर की बेस पे नहीं निकाल रहे। पाउंड का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, 1 पाउंड इक्वल टू 135 रुपीस। तो यहां पे जितने रुपीस बने हैं उसको 135 से डिवाइड कर, वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां से डिवाइड हो रहा है। ये थोड़ी सी कॉमन सेंस आपको खुद यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। ड्रॉ वन चार्ट, चलेगी अपनी मर्जी का कोई भी चार्ट। देखिए चार्ट हर क्वेश्चन में आ रहा है, ये लाजमी करें, चार्ट्स लाजमी करें। ठीक है, उसके बाद फिर ये मार्कशीट आ गई। ये मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं और इनके मार्क्स लिखे हैं, प्रीम, मिड, फाइनल, असाइनमेंट्स। इधर टोटल के अंदर क्या करेंगे आप मुझे बताएं जरा, इन चारों को क्या करेंगे, ऐड, उस फार्मूले को नीचे ड्रैग कर देंगे, सबका टोटल निकल आएगा, सिंपल। और फिर कॉलमनर चार्ट बनाना है, फार्मूला लगाना है और कॉलमनर चार्ट लगाना है, बना लेंगे। ओके, ये ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 पे चलते हैं। ये आ गई जी एक्सेल मार्कशीट आ गई। टास्क क्या परफॉर्म करने हैं आपने जी, ऐड द मार्क्स, ये वही क्वेश्चन है। कॉलमनर चार्ट बनाना है, उसके बाद ये आ गया एक और, यहां पे क्या करना है, एवरेज निकालनी है। ये देखें, इन चारों को आप ऊपर आपने एवरेज का फंक्शन लगाना है। ए पेपर साइज सेट करना है और बार चार्ट बनाना है। कौन सा चार्ट, ये भी मैंने आपको समझाया होगा। ग्रुप 3, ओके जी, ये एक्सेल का क्वेश्चन आ गया, ये सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और ये भी सेम क्वेश्चन है, वही बेसिक पे वाला। ठीक है, ग्रुप 3 भी हो गया आपका। ग्रुप 4, ओके, मार्कशीट सेम क्वेश्चन आ गया। हाँ जी, ये फीस को टोटल करना है यहाँ पे इस जगह पे, बाकी कुछ भी नहीं है। हो गया जनाब। ग्रुप 6, हाँ जी, ये डिफरेंस निकालना है जनाब। अच्छा ये सॉरी, ये वर्ड का क्वेश्चन था, ये सेम वही क्वेश्चन आ गया। ये जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ये लाजमी करें आप लोग। ठीक है, हो सकता है यही सेम क्वेश्चन आ जाए, मे बी। इसको तो गर्दन टेढ़ी करके देखना पड़ेगा। ये बैलेंस है, सिंपल। आई थिंक आपने एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स माइनस करनी है, नहीं सम करना है। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, इन दोनों को क्या करना है, ऐड, सिंपल। ठीक है, ग्रुप 6 भी हो गया। ग्रुप 7, अगर कोई चीज आपको आती हो तो आप हर तरह का पेपर सॉल्व कर लेंगे। ये सेम क्वेश्चन आ गया। ये जो किलो बाइट्स वाले और सैलरीज वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये देखें वही सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चार्ट्स भी रिपीट हो रहे हैं। ग्रुप 8, पाकिस्तान, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को आई थिंक यहाँ पे ऐड करना है। ये लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल, इन सम करना है। ठीक है, और अच्छा एरिया चार्ट आया है यहाँ पे, ड्रॉ एरिया चार्ट। एरिया चार्ट क्या होता है, ये हम बना लेते हैं। ये
इसको हम बना लेते हैं न्यू शीट। क्या लिखा जी, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, गियर आ गया, इंपोर्ट्स आ गया, एक्सपोर्ट्स आ गया, बैलेंस आ गया। ठीक है, ईयर 2011 से 12 और 230 और 375, 2012 और 13 और 240 325, 2013 225 350। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका बैलेंस निकालना है, दोनों को ऐड करना है। ये ऐड हो गया C4 प्लस D4, और इस फार्मूले को आप नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब एरिया चार्ट बनाना है, वो हम देख रहा हूं मैं एरिया चार्ट कैसे बनेगा। एरिया चार्ट बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम, फर्स्ट एंड, देखते हैं एरिया चार्ट कैसे बनेगा। इसको आप सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल दबा के इसको भी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और इंसर्ट यहां से ढूंढें जी एरिया चार्ट कौन सा है। ये कौन सा है यहाँ पे, ये कौन सा है, कॉम्बो मैथ्स। ये आप यहाँ पे क्लिक कर दें, ऑल चार्ट्स यहाँ पे क्लिक कर दें। ये है जी एरिया चार्ट, सिंपल, ओके कर दें। ये ले बन गया जी एरिया चार्ट। ठीक है, मूव चार्ट टू द न्यू शीट, ये आपका एरिया चार्ट है। अब इसका क्या मतलब है ये आप खुद ही पता करेंगे हम। अच्छा, उसके बाद ये एवरेज निकालनी है, सिंपल बार चार्ट बनाना है। ग्रुप 8 हो गया हमारा, ग्रुप 9 पे चलते हैं। अच्छा जी, एक्सेल का क्वेश्चन आ गया, ये मेगाबाइट्स किलोबाइट्स वाला क्वेश्चन आ गया, सैलरी शीट वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, G10 पे चले जाएं। हाँ जी, एप्पल्स बनानास ऑरेंजेस। ठीक है जी, इसका आपने फार्मूला क्या है, टोटल सेल फॉर ईच फ्रूट। ये तीनों को आपने यहाँ पे सम का फंक्शन लगा के ऐड करना है। इसको अलग सम करना है, इसको अलग सम करना है, इसको अलग सम करना है, और फिर आपने बना देना है पाई चार्ट। ठीक, यहाँ पे पाई चार्ट बनता है, मतलब किस फ्रूट की सेल का कितना पोर्शन है। आप एप्पल्स, बनानास और ऑरेंजेस तीनों को सिलेक्ट करके ये जो रिजल्ट्स यहाँ पे आएंगे ना, उसके ऊपर आपने पाई चार्ट बनाना। अच्छा, उसके बाद क्या, टेलीफोन कॉल डिटेल्स। यहाँ पे फार्मूला क्या है जी, ऐड द सेल्स फॉर ईच मंथ बाय यूजिंग फार्मूला। इनको आपने सम का फंक्शन लगा के इन चारों को सिंपल ऐड करता था, और उसके बाद कॉलमनर चार्ट बना देना। कर लेंगे। अच्छा, G11। अच्छा जी, उसके बाद एक्सेल में ये सेम क्वेश्चन आ गया, एप्पल्स बनानास टेलीफोन कॉल डिटेल, सेम क्वेश्चन आ गया। G12। हाँ जी, यहाँ पे क्या टोटल इनकम है, आई थिंक इन हाँ यहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये रेंट पर डे है और ये डेज है, ये दोनों आई थिंक मल्टीप्लाई होंगे। एक दिन का रेंट कितना है, 3000, और कितने दिन है, तो 3000 मतलब 3 9000, और मेंटेनेंस अलग है, जमा 2000, ये टोटल 11000 हो जाएगा। अब फार्मूला लग रहा है जैसे अपने लाइब्रेरी का लगाया था। ये फार्मूला देखें वही लगा हुआ है, नहीं, उसने क्या है जी, सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं बस, सिंपल सम लगा के। उसने ऐसे होना नहीं चाहिए था। अब 3000 जमा 3 तो नहीं हो सकता, 3000 ضرب 3 होगा, जमा 2000 होगा। अच्छा खैर, उसके बाद ये है, ये जनाब रिजल्ट है इसका, और हमने, हाँ लो जी फंस गए आप लोग, नया फंक्शन आ गया। आखिरी आखिरी आपका पेपर था और इसमें एक नई चीज आ गई है। क्या लिखा है, बाय यूजिंग इफ फंक्शन टू फाइंड द स्टूडेंट रिजल्ट। ये क्या है, बेसिकली डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उनकी मार्क्स की परसेंटेज लिखी हुई है, और आपने यहाँ पर रिजल्ट फाइंड करना है कि वो पास है या फेल है। अच्छा बात, ये क्वेश्चन आ गया, इफ फार्मूला आ गया, तो इफ कंडीशन पड़ी थी ना सी लैंग्वेज में, वो आ गई यहाँ पे भी। तो उसने आपको कंडीशन क्या बताई है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40 देन पास, अदरवाइज फेल। चलो हम इसको बनाते हैं।
अच्छा जी, हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट नेम और उसकी मार्क्स परसेंटेज और उसका रिजल्ट। स्टूडेंट नेम हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल ABCD और ये उसके मार्क्स 50, 65, 42, 75, 70 और 35। यहाँ पे लगना है फार्मूला, यहाँ पे पास या फेल डिस्प्ले होगा और कंडीशन क्या लगानी है आपने, अगर 40 या 40 से अबव है तो पास है, अदरवाइज तो आप क्या लिखेंगे, इक्वल टू, इसको गौर से समझें, इक्वल टू फंक्शन का नाम क्या है, इफ, उसकी ब्रैकेट स्टार्ट होगी और उसकी ब्रैकेट क्लोज होगी। और अगर आप यहां तक इसको एरो की दबा के पीछे आएंगे तो ये बंद कर देगा, इसको एरर आएगा, आप उसको ओके करें। आप देखें इस ब्रैकेट से अंदर आ गया अब ये, एक और ब्रैकेट ओपन करें, क्लोज कर दें। ये जो मैंने ब्रैकेट ओपन क्लोज की है ये कंडीशन की ब्रैकेट है, किसकी है, फिर अब इसके अंदर आए, अब इस कंडीशन की ब्रैकेट के अंदर आ गए आप। कंडीशन क्या लगानी है कि अगर ये जो वैल्यू है D3 इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, कंडीशन लगा दिया, D3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इस कंडीशन की ब्रैकेट से बाहर आ जाए, ये एरर आएगा, इसको ओके करते हैं, बाहर आ गया, इस वक्त वो कंडीशन की ब्रैकेट से बाहर आ गया ना, कॉमा लगाएं, नीचे क्या कह रहे हैं, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, डबल कोट्स लगाते हैं और इसके अंदर हम कहते हैं पास, और फिर डबल कोट्स के बाहर एक और कॉमा लगाएं, तो अब क्या कह रहा है आपको, वैल्यू इफ फॉल्स, तो फिर डबल कोट्स लगाएं और यहां पे लिख दें आप, डबल कोट्स क्यों लगाएं, कि हमने ये मैसेज डिस्प्ले करवाना है उधर, ठीक है। बस ये फार्मूला समझ आया, दोबारा समझ लें, इफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे उसकी एक अपनी ब्रैकेट होती है ओपनिंग और उसकी अपनी ब्रैकेट होती है क्लोजिंग, फिर उसके इफ फंक्शन के तीन हिस्से होते हैं, पहले आती है कंडीशन, कोमा, फिर वो वैल्यू जो ट्रू होने की सूरत में डिस्प्ले होनी चाहिए, कोमा, वो वैल्यू जो कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में डिस्प्ले होनी चाहिए। तो ये तीन हिस्से होते हैं, ये तीनों कंप्लीट करके आप फिर आप एंटर कर दें, रिजल्ट क्या है, पास। इस फंक्शन को नीचे आप कर दें ड्रैग, कॉपी पेस्ट, बाकी सारे पास हैं, एफ जो है ये फेल है, ये फेल क्यों है, तो आपको ये चीज समझ आ गई, सॉर्ट करना सिखा दिया मैंने आपको और बार चार्ट भी इंसर्ट करना सिखा दिया। फाइनली आपके पेपर्स कंप्लीट हो गए। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि हमने इसमें से क्या कुछ कमांड्स पढ़ी हैं, जैसे हमने वर्ड का सिलेबस बनाया था ना, इस तरह इसका सिलेबस बनाते हैं। फाइल में जाएंगे, फाइल में से न्यू, ओपन, सेव और प्रिंट भी मैंने यूज किया था, और होम टैब में से क्या यूज किया, कॉपी पेस्ट तो आप लोगों ने कर लेना खुद ही। फॉन्ट ग्रुप के अंदर क्या क्या यूज किया, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर्स, और ये फिल कलर और ये टेक्स्ट फॉन्ट कलर। अलाइनमेंट के ग्रुप में से ये अलाइनमेंट के 6 ऑप्शंस आपने यूज किए और कुछ भी नहीं यूज किया, नहीं ये मर्ज भी यूज किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, मर्ज एंड सेंटर। नंबर के ग्रुप में से आपने ये सारी यूज की हैं, ये नंबर फॉर्मेट है और इसके अलावा ये नंबर फॉर्मेट भी यूज करना सिखाया मैंने आपको। बाकी आगे ये सेल्स के अंदर से इंसर्ट, डिलीट, ये मैंने सिखाए हैं आपको, और एडिटिंग में से सॉर्ट का ऑप्शन सिखाया है मैंने आपको, ठीक है। आगे कुछ भी नहीं है। इंसर्ट यहां से मैंने क्या सिखाया आपको, चार्ट्स, बिग थिंग, ठीक है, और यहां से टेक्स्ट के अंदर से हेडर एंड फुटर सिखाया आपको, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। पेज लेआउट में से ये साइज और ये ओरिएंटेशन और मार्जिन तो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फार्मूलाज मैंने आपको सारे डायरेक्ट सिखा दिए, यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं है, बाकी आगे कुछ भी नहीं है, मतलब ये पेज लेआउट तक ही आपने पढ़ना है। क्लियर, चले जी, ये कंप्लीट हो गया ये।